नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में जुलाई 2015 से जून 2016 और अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के 18 लाख असंगठित उद्यम बंद हो गए हैं। इस दौरान इन असंगठित उद्यमों में काम करने वाले 54 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। हाल में जारी एनएसओ द्वारा 2015-16 में किए गए 73वें दौर के सर्वेक्षण के तुलनात्मक विश्लेषण से ये बात सामने आई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नीट और बाकी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली को लेकर पीएम मोदी पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि कौन परवाह करता है कि कौन जीता, जो हारे हैं वो है देश के युवा। दुनिया भर में घूम रहे पीएम के बावजूद जिनके पास संसद में पार्टी का बहुमत नहीं है, युवा बेरोजगार है या अर्ध रोजगार है, यानी अपनी शिक्षा से काफी नीचे की नौकरियों में है, ये उनके लिए कितना हृदय विदारक और इस स्वप्न को नष्ट करने वाला होगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एग्जिट पोल करने वाले एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता को फिर से निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एक्सिस माई इंडिया के एक स्वघोषित सेफोलॉजिस्ट को चेक बुक, रेलवे टिकट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छपाई के लिए प्रतिष्ठित सरकारी आदेश मिलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक्सिस माई इंडिया का एक लिंक साझा किया है जिसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि क्या प्रदीप गुप्ता एक प्रिंटर से सेफोलॉजिस्ट बने हैं या एक सेफोलॉजिस्ट से प्रिंटर बने हैं? क्या ये चुनाव के दौरान दी गई सेवाओं के बदले है? क्या ये 3 जून को एग्जिट पोल के बाद हुई स्टॉक मार्केट गाथा के लिए पेबैक है? क्या सेबी इस एग्जिट पोल से जुड़े 30 लाख करोड़ के शेयर बाजार घोटाले की जांच का आदेश देगा? क्या एक्सिस माई इंडिया के सभी निदेशकों और उनके रिश्तेदारों के शेयर बाजार एक्सपोजर की जांच की जाएगी? क्या एग्जिट पोल कंपनियों के साथ सहयोग करने वाले सभी चैनलों के शेयर बाजार एक्सपोजर की भी जाँच की जाएगी? श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने पहली ही बारिश में छत चूने की बात कही। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर के निर्माण कार्य पर बोलते हुए कहा कि जुलाई 2025 तक काम का पूरा होना असंभव है, लेकिन अगर ऐसा कहा जा रहा है तो मैं मान लेता हूँ। साथ ही राम मंदिर में हुए निर्माण पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जहाँ रामलला विराजमान है वहां पहली ही बारिश में पानी चूने लगा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। पार्लियामेंट सेशन का आज पहला दिन रहा। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार में पिछले 15 दिनों की बड़ी घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने निशाना साधा और कहा कि एनडीए के पहले 15 दिनों में सबसे पहला भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई, दूसरे नंबर पर कश्मीर में आतंकवादी हमले, तीसरे नंबर पर ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, चौथा नीट घोटाला, पांचवा नीट पीजी निरस्त, छठा यूजीसी नेट का पेपर लीक, सातवां दूध, दाल, गैस, टोल और महंगे हुए, 8 आग से धधकते जंगल, 9 जल संकट, 10 हीट वेव में इंतजाम ना होने से मौतें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मानसिक रूप से बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और हम किसी भी हाल में इसे नहीं होने देंगे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले सोमवार को पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिवस वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। पीएम मोदी ने नए सांसदों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए एक सरकार पर मोहर लगाई है। मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, पर देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। हमारी कोशिश होगी कि सबकी सहमति लेकर मां भारती की सेवा करें। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि सांसदों से देश को बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं सांसदों से अपील करूंगा कि हम इस मौके का उपयोग करें और जनहित में कदम उठाएं। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, बहस हो, निगरानी रखी जाए। लोगों की अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहें। लोग नारे नहीं चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने आपातकाल की तारीख का जिक्र करते हुए कहा कि कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के 50 साल हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था। संविधान के हर हिस्से की धज्जियां उड़ा दी गई थी। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह से दबा दिया गया था। अपने संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र की लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके जो 50 साल पहले किया गया था।
हम एक जीवंत लोकतंत्र का संकल्प लेंगे। हम भारत के संविधान के निर्देशों के अनुसार सामान्य मानवीय के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को याद किया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को आलोचना करते हुए सवाल उठाए कि मोदी लगातार आपातकाल का जिक्र कर कब तक शासन करने का इरादा रखते हैं। आप इसे 100 बार दोहराएंगे। आपातकाल घोषित किए बिना आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं। इसे सामने लाकर आप कब तक शासन करने की योजना बना रहे हैं। खड़गे ने कहा कि देश को आशा थी कि मोदी जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ बोलेंगे, लेकिन मोदी जी ने अपने घिसे पिटे शब्द आज जरूरत से ज्यादा बोले। इसे कहते हैं रस्सी जल गई, बल नहीं गया। खड़गे ने कहा कि नीट व अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के बारे में युवाओं के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाएंगे, पर उन्होंने अपनी सरकार की धांधली व भ्रष्टाचार के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हाल ही में हुई पश्चिम बंगाल की रेल दुर्घटना के बारे में मोदी जी मौन रहे। लोकसभा सत्र से पहले पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी के संबोधन में कुछ भी नया नहीं है और उन्होंने हमेशा की तरह विषय भटकाने वाली बात कही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो रहा है। इस अवसर पर जैसा कि सामान्य रूप से होता है, लोकसभा चुनाव में जबरदस्त व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार का सामना करने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर देश के नाम संदेश दिया। अपने संदेश में उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा, हमेशा की तरह विषय से भटकाने वाली बातें कही। उनकी बातों से ऐसा लगा नहीं कि वो सही मायने में जनादेश का अर्थ समझ रहे हैं। वो वाराणसी में ही संदिग्ध और संकीर्ण अंतर से जीते हैं। वो किसी भी तरह के भ्रम में ना रहे। इंडिया जनबंधन उनसे पूरे कार्यकाल का हिसाब लेगा। वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। लोकसभा सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली। इस दौरान जब पीएम मोदी शपथ लेने जा रहे थे तो राहुल गांधी ने उनको हाथ उठाकर संविधान दिखाया और उनके पीछे खड़े नेताओं ने भी यही किया, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को अब संसद में पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी। विपक्ष की अच्छी शुरुआत है। वहीं जब पीएम मोदी ने शपथ ले ली तो सदन में बैठे सभी सांसदों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राहुल गांधी सदन में संविधान की कॉपी लेकर बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर और हाथ जोड़कर पीएम मोदी के अभिवादन का जवाब दिया। अयोध्या से सांसद चुने गए समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद संसद में सबकी पसंद बन गए। आज लोकसभा सत्र के पहले दिन सभी उनके साथ दिखे, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सभी ने उनसे मुलाकात की। इतना ही नहीं, लोकसभा में अवधेश प्रसाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ पहली लाइन में बैठे नजर आए। और जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद पहुंचे तो वो एक हाथ में संविधान लिए हुए थे और एक हाथ में अवधेश प्रसाद का हाथ अपने हाथों में थामे नजर आए। आज जब लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जा रहे थे तब विपक्षी सांसदों ने लोकसभा सदन को नीट से गुंजा दिया। विपक्षी सांसदों ने नीट शेम बोलना शुरू कर दिया। बता दें, विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। देश के उच्च सदन राज्यसभा में बीजेपी के नेता सदन का नाम स्पष्ट कर दिया है। बीजेपी नेता जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाया गया है। बता दें, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वहीं इस बार नई सरकार के गठन के बाद उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया है। ओडिशा में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। राज्य में बहुत लंबे अरसे के बाद नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी को विधानसभा में विपक्ष में बैठना पड़ा है। कभी बीजेपी के दोस्तों में गिने जाने वाले नवीन पटनायक विधानसभा में बीजेपी सरकार की कमियां उजागर करेंगे। उन्होंने यही मैसेज अब अपने राज्यसभा सांसदों को भी दे दिया है। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने सोमवार को अपनी पार्टी के 9 राज्यसभा सांसदों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा कि वो 27 जून से शुरू हो रहे राज्यसभा के सत्र में एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरें। उन्होंने अपने सांसदों से ओडिशा के हिस्से जुड़े मुद्दों को सही तरीके से उठाने के लिए कहा। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा में पार्टी के नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि बीजेपी के नेता इस बार सिर्फ मुद्दे ही नहीं उठाएंगे, बल्कि अगर बीजेपी सरकार द्वारा ओडिशा के हितों को नजरअंदाज किया गया तो वो आक्रामकता भी अपनाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी पहले की तरह बीजेपी को मुद्दों पर आधारित समर्थन देगी तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ विरोध। हम ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि बीजेपी को समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं। बीजेपी चीफ ने हमें मजबूत विपक्ष के रूप में काम करने के लिए कहा है। बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी के 9 सांसद हैं और पहली बार लोकसभा में एक भी सीट जीतने में वो सफल नहीं हो पाए हैं। मालूम हो कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर संसद में बीजेपी का समर्थन किया, बल्कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को साल 2019 और साल 2024 में राज्यसभा पहुंचने में मदद भी की थी। लेकिन अब ये बीजेपी का साथी उनका दुश्मन बनकर उतरने वाला है। बीजेडी के सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग में नवीन पटनायक ने मोदी को बहुमत नहीं मिलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी को ओडिशा विधानसभा में बहुमत से सिर्फ 4 सीटें ज्यादा मिली हैं। केंद्र में भी उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसलिए आप सभी एकजुट रहें और पार्टी को मजबूत करें। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने राज्यसभा में बीजेपी के विरोध करने की बात कही। इसके साथ ही विपक्ष ने भी उनका साथ दिया। टीएमसी के नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने उनके बयान को रीट्वीट कर लिखा है, राज्यसभा में खेला हो बे। बता दें कि सत्य हिंदी ने आपको पहले ही बता दिया था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन गैर एनडीए दलों से संपर्क साध रहे हैं, जैसे वाईएसआरसीपी, श्रोमणी अकाली दल, जिससे सदन में अगर ये साथ आए तो मोदी बुरा घेरेंगे, क्योंकि बिल पास कराने में इन दलों की काफी भूमिका रही है। 18वीं लोकसभा सत्र का आज पहला दिन था। सत्र की शुरुआत से पहले आज बीजेपी और कांग्रेस के 2 सांसदों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता किरण रिजिजू ने आज सुबह 18वीं लोकसभा के सदस्यों के लिए एक स्वागत संदेश पोस्ट किया, जिस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने उन पर तंज कसा। किरण रिजिजू ने लिखा कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। मैं सभी नए निर्वाचित सांसदों का स्वागत करता हूं। मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सदस्यों की सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। मैं समन्वय के रूप में सकारात्मक काम करना चाहता हूं। इसके बाद उनके इस पोस्ट पर जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा, आप शब्दों से ज्यादा आपके एक्शन बोलते हैं मिस्टर मिनिस्टर। जयराम रमेश के पोस्ट पर जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने लिखा, बिल्कुल जयराम रमेश जी, आप सदन के बुद्धिमान सदस्य हैं और यदि आप सकारात्मक योगदान देते हैं तो आप सदन के लिए एक मूल्यवान संपत्ति होंगे। इसके बाद जयराम रमेश ने कहा, धन्यवाद मिस्टर मिनिस्टर। मुझे आशा है कि मेरी बुद्धिमत्ता का आपका प्रमाण पत्र एनटीए ग्रेडिंग जैसा नहीं होगा। क्या ये ग्रेस मार्क के साथ है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकारों में पेपर लीक होने का पुराना इतिहास है। अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक नई चीज नहीं है। पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि बीजेपी की सरकारों में पेपर लीक होता है। उत्तर प्रदेश में भी यही सबसे बड़ा सवाल है, जहां करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ है। आप तकनीक की बात कर रहे हैं, वहां पेपर लीक हो रहा है। बीजेपी पेपर लीक जानबूझकर करवा रही है ताकि नौजवानों को नौकरी और उन्हें उनका आरक्षण न मिल जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला मंगलवार को आने वाला है और हम पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे को लेकर हाल ही में हुई बातचीत पर अपनी असहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में बनर्जी ने सत्र में आमंत्रित न किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने लिखा, राज्य सरकार की राय और परामर्श के बिना इस तरह की एक तरफा चर्चा और विचार विमर्श न तो स्वीकार्य है और न ही वांछनीय है। बनर्जी का ये पत्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद आया है, जहां दोनों नेताओं ने तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन तथा 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर चर्चा की। यूपी के फिरोजाबाद में 28 साल के दलित युवक आकाश सिंह की हिरासत में मौत के खिलाफ जिले में दलितों ने आंदोलन छेड़ दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो 2 एफआईआर दर्ज की हैं। 2 बच्चों के पिता आकाश सिंह को पिछले मंगलवार को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को उनकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस हिरासत में पिटाई से आकाश सिंह की मौत हुई थी। आकाश की मां शकुंतला ने मीडिया से कहा कि वो मेरे बेटे को सोमवार को ले गए, लेकिन कह रहे हैं कि उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरे बेटे को फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया। उसके पास पहले से ही एक बाइक है। वहीं पुलिस का कहना है कि आकाश को मंगलवार शाम गिरफ्तार किया गया और बुधवार सुबह मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो गुरुवार रात बीमार पड़ गया और उसे दवा दी गई।
लेकिन शुक्रवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में हमास के साथ लड़ाई का अहम पड़ाव पूरा हो गया है। नेतन्याहू ने इजरायली सेना को लेबनान के साथ लगने वाली उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह का सामना करने के लिए जाने की अनुमति दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है जंग खत्म हो गई है। हमारी लड़ाई हमास के खात्मे तक जारी रहेगी। हिजबुल्लाह का सामना करने से जुड़े सवाल पर नेतन्याहू ने कहा, हम कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ सकते हैं और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।